हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का ISPCS फैक्ट्री चैनल पे स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं इस बार के 64वीं BPSC में 118 रैंक लाया हूँ और मेरा सिलेक्शन DYSP पद के लिए हुआ है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था और उसमें मेरा मार्क्स 204 है आउट ऑफ 300। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेटजी शेयर करूँगा ताकि आप भी एक डिसेंट स्कोर प्राप्त कर सकें। इसके अलावा मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस पे भी थोड़ा बात करूंगा, प्लस ज्योग्राफी क्यों वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन माना जा रहा है और इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, क्या रिसोर्स मटेरियल होगा, और लास्ट में आंसर राइटिंग पर डिस्कस करूंगा कि कैसे आप एक स्टैंडर्ड आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखिए, ऐसे तो 3 पेपर है BPSC मेंस में, GS1, GS2 और ऑप्शनल। सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन GS1 और GS2 में उतना वेरिएशन नहीं दिखेगा आपको अगर आप खुद कुछ रॉन्ग ना कर दें। जैसे स्टैटिस्टिक्स का कुछ क्वेश्चंस आप रॉन्ग कर देते हैं या कुछ क्वेश्चंस को आधा अधूरा लिखते हैं या छूट ही जाता, इन वजहों की वजह से आपका नंबर कम हो सकता है। जबकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है, उसमें एफर्ट डालने के बावजूद भी आपके मार्क्स में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है दूसरे दूसरे सब्जेक्ट के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लें, अपना टाइम लें, अच्छे से डिस्कस करें, अच्छे से उसको एनालाइज करें, फिर वाइजली आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करें। चलिए अब देख लेते हैं कि वाई ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ही क्यों क्यों ये इतना अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है, क्यों आपको ज्योग्राफी चूज करना चाहिए। देखिए, सभी सब्जेक्ट्स का अपना अपना फीचर है, उसी तरह ज्योग्राफी का यूनिक फीचर है जो इसे एक अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट बना रहे हैं। जैसे साइंटिफिक इन नेचर होना, मतलब यह साइंस टाइप सब्जेक्ट है जो साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाता है इन कंपेरिजन टू अदर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, दूसरा फीचर है इसका इजली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स मटेरियल। जैसे फिर टेस्ट सीरीज हो गया, फिर आपको बुक्स की जरूरत पड़ेगी, या इवन मान लीजिए आपको क्लास नहीं लेना है तो ऑनलाइन लेक्चर्स इसके अवेलेबल हो सकते हैं यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम पे। इवन अगर आपको कोचिंग करना है तो टीचर्स भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट फीचर जो है जो ज्योग्राफी को इतना इम्पोर्टेंट बनाता है वो है हाई स्कोरिंग। ये हाई स्कोरिंग है। हाई स्कोरिंग का मतलब ये नहीं कि इसमें ज़्यादा मार्क्स आता है, इसका मतलब ये है कि आप सेम एफर्ट से दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले इस सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत अच्छा मार्क्स आ रहे हैं, बट इसमें अगर सेम एफर्ट डाला जाए तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि ग्रेट स्कोप। इसमें बहुत ही ज़्यादा स्कोप है कि आप अपने आंसर को बहुत ही डायनेमिक, इनोवेटिव या बहुत क्या बोल सकते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारा स्कोप है डायग्राम बनाने का, मैप्स बनाने का, चार्ट बनाने का, स्कॉलर्स है, मॉडल्स एंड थ्योरीज है, ये सारे कुछ फैक्टर आपके पास है जिसका इनपुट डाल करके आप अपने आंसर को एक स्टैंडर्ड आंसर बना सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ज्योग्राफी को प्रिपेयर कैसे करना है, हाउ टू प्रिपेयर ज्योग्राफी। देखिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपके पास दो चीज़ मस्ट होना चाहिए, एक तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि देखिए बहुत ही वास्ट सिलेबस है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप डूब जाएंगे कि किधर कौन सा पढ़ें, क्या कौन सा छोड़ें। तो ये जो दो चीज़ है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट द जर्नी और ये आपको कंपास की तरह हेल्प करेंगे, कभी डायरेक्शन लेस नहीं होने देंगे। वास्ट सिलेबस एंड कंटेंट बुक में काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ना चलें तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है। वहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी काफ़ी रोल है। ज्योग्राफी में एक फेमस कोटेशन है कि अगर पास्ट इज द की टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं तो काफ़ी आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न है, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस के थीम रिपीट होते हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर। अब सेकंड फैक्टर जो है वो है एनसीईआरटी। क्योंकि देखिए,
कोई भी आप क्वेश्चंस कोई भी ऑप्शन का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही मस्ट है, क्योंकि डायरेक्टली आप जंप करते हैं स्टैंडर्ड बुक पे तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसके अननोन टर्म्स को समझने में, कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं आ पाएगी। इसलिए मेरा यही सजेशन है कि जो भी बिगिनर्स, खास करके बिगिनर्स जो भी हैं, वो एनसीईआरटी को एटलीस्ट 9 से 12 के एनसीईआरटी को जरूर कवर करें। अगर उनको ऐसा लगता है कि इसके बावजूद भी उन्हें कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आप 6 से 12 का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका एक अलग ही इसका बेनिफिट है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ने से क्या होता है कि अनडिफाइंड टर्म्स जितने हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। फिर जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी बढ़ेगा। और स्टूडेंट्स के बीच ये भी एक कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी एडिशन की बुक पढ़ा जाए, ओल्ड एडिशन वर्सेस न्यू एडिशन। तो आप न्यू बुक भी पढ़ सकते हैं, ओल्ड भी पढ़ सकते हैं। जब आपने कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी, फिर आप जंप कीजिए स्टैंडर्ड बुक्स पे। ऐसे तो मैं इसमें 3 बुक्स का ही नेम मेंशन किया हूँ, आपको बुक लिस्ट बाद में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है आपकी तैयारी के दौरान कि आप नोट्स बनाएं। ऐसे बहुत एक डिबेटिंग इशू है कि नोट्स बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए। देखिए सिलेबस बहुत ही वास्ट है, रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन आपने देखा होगा कि एक बुक सफिशियंट नहीं होता है ऑप्शनल की तैयारी करने के लिए। आपके जो भी आपने कंटेंट कलेक्ट किया होगा डिफरेंट डिफरेंट बुक से किया होगा, तो वो क्या होता है एग्जाम के टाइम में आप उस सभी बुक्स को कैरी नहीं कर सकते हैं, ना ही रेफर कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप नोट्स बनाएं। अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, नोट्स बनाने में नहीं इंटरेस्टेड हैं, तो कम से कम मेरा ये सजेशन होगा कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे मानसून हो गया, बायोम्स हो गया, साइक्लोन हो गया, जेट स्ट्रीम हो गया, मीन्स जो भी मेजर मेजर टॉपिक्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, एटलीस्ट उस सब का आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। एक मेरा लास्ट ये सजेशन होगा कि आप तैयारी के दौरान जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैप डायग्राम्स का, चार्ट्स का, वो सारे आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के टाइम में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक अपना खुद का अपना एक बुकलेट बनाना होगा जिसमें आप इमेज, इंपॉर्टेंट मैप्स, डायग्राम्स, चार्ट्स कंपाइल कर सके। इससे यह फायदा होगा कि एक तो आपका मैप डायग्राम का प्रैक्टिस हो गया, और दूसरा और आप कलेक्ट भी कर लिए, रिवीजन करने में भी आसानी हो जाएगी। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि मैप और डायग्राम इजी दिखता है, बट जब आप एक बार बनाने जाएंगे तो उसके माइन्यूट डिटेल्स आप मिस कर देंगे या फिर कंफ्यूजन होने लगेगा। एक बार याद है कि वो 64th एग्जामिनेशन के टाइम में फ्रंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि वार्म फ्रंट होता है फिर कोल्ड फ्रंट होता है, उसका अलग अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इवन एग्जामिनेशन के टाइम में उसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा सिंबल किसके लिए है। तो बेटर ये होगा कि आप पहले से इस सब का प्रैक्टिस करें, बुकलेट तैयार करें और उसको रिवाइज करें। अब देख लेते हैं कि आपको अगर आंसर लिखना है, एक स्टैंडर्ड आंसर लिखना है, तो आप स्टैंडर्ड आंसर कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो देखिए, जब भी आप एग्जाम में जाते हैं तो 2 फैक्टर डिसाइड करेगा आपको अच्छा मार्क्स दिलाने में। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप क्वेश्चंस को वेरी सिंसियरली, सीरियसली रीड कीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि काफ़ी उसमें टर्म मिसरीड कर जाते हैं हम लोग, उस क्वेश्चंस का अलग ही मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है और ओवरऑल आंसर जो हम लोग लिखते हैं वो काफ़ी दूसरे डायरेक्शन में लिख देते हैं। सो बेटर ये हुआ कि जब भी आप एग्जाम में जाएं, क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली रीड कीजिए, वर्ड बाय वर्ड, पार्ट बाय पार्ट, ताकि आप सारे वर्ड को अच्छे से समझते हुए हर एक पार्ट का आंसर कर सकें। उसके बाद सेकंड फैक्टर है कि क्वेश्चन सिलेक्शन मैटर करता है कि क्वेश्चंस को कैसे सिलेक्ट करें। क्योंकि देखिए, एक तो 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला स्टेट बन जाता है कि 50 मार्क्स वाला लिखा जाए कि 25 मार्क्स वाला लिखा जाए। देखिए, अगर आपके पास कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है, अच्छा है, इन डेप्थ नॉलेज है, तो मैं बोलूँगा कि आप 50 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट कीजिए। अगर इन केस आपके पास कंटेंट की कमी है
उतना डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो बेटर ये हुआ कि आप अटेम्प्ट कीजिए 25 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। और ये भी देखा गया है कि 25 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में ओवरऑल मार्क्स में थोड़ा सा एज मिल ही जाता है। ठीक। और दूसरा फैक्टर रोल प्ले करता है क्वेश्चंस के चॉइस में कि वो किस सिलेबस से ड्राइव हो रहा है। क्या वो फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं या ह्यूमन ज्योग्राफी के, क्योंकि दोनों में देखा गया है कि फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा बहुत आपको स्कोप प्रोवाइड करता है कि आप अच्छे से उसमें डायग्राम मैप ये सब पुट कर सकते हैं, जबकि ह्यूमन ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है। ऑल्दो ह्यूमन ज्योग्राफी में आप मॉडल्स थ्योरीज वगैरह हैं वो सब का इनपुट कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ उसमें आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग की नीड होती है, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी देखने में इजी लगता है बट उसका आंसर लिखने में काफ़ी डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है कि अच्छे से आंसर को प्रेजेंट करें तो कैसे करें। एक ये भी डिबेटिंग इशू है कि आंसर को पैराग्राफ में लिखा जाए या पॉइंट फॉर्म में लिखा जाए। मेरा मानना है कि अगर आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा पॉइंट है किसी आंसर के लिए बट स्पेस कम है, तो बेटर मैं कहूँगा कि आप बेटर पॉइंट फॉर्म में लिख लीजिए। इन केस आपके पास कंटेंट कम है बट ज़्यादा लिखना है, तो बेटर ये होगा कि आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए, ताकि आंसर्स लेंदी भी दिखेगा और आपको अच्छा मार्क्स भी मिल सकता है। अब इसके बाद आता है कि प्रेजेंटेशन में सब हेडिंग का यूज कैसे करें। जैसे अधिकतर ऑलमोस्ट सभी को पता है कि सब हेडिंग्स पार्ट बाई पार्ट लिखना चाहिए, बट मेरा मानना है कि अगर आप सब हेडिंग्स यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि खुद अपने से आप सब हेडिंग बना दें। बेटर ये हुआ कि आप क्वेश्चन से ही सब हेडिंग को ड्राइव करें। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, स्टूडेंट ने पूरे क्वेश्चंस के सब पार्ट्स को आंसर किया है। उसके बाद मैप, डायग्राम, चार्ट एक्सेट्रा है ही। जितना आप यूज़ कर सकते हो उतना अच्छा होगा, बट एक बात ध्यान रखना है कि रेलिवेंट डायग्राम और मैप होना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि डायग्राम और मैप के बहाने आप कुछ भी ड्रॉ किए जा रहे हैं, तो इसमें डिजास्टर हो सकता है, मार्क्स कट भी। इतना सब करने के बाद अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो सब मेहनत बर्बाद हो सकता है। ऐसा ही मेरा 64th एग्जामिनेशन के टाइम में क्या हुआ कि लास्ट में टाइम ना बचने की वजह से 25 मार्क्स वाले मैंने 2 क्वेश्चंस को हाफ अटेम्प्ट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट। इसलिए आप फिक्स कीजिए कि किस क्वेश्चंस को कितने टाइम में लिखना है और कितने पेज में भी लिखना है, क्योंकि अक्सर आप लोग एग्जाम में आंसर लिखने के टाइम आदमी बह जाता है और 6, 7, 8 पेज लिख देगा, जिसमें कंटेंट ज़्यादा है, ज़्यादा आता है, आप उसमें ज़्यादा लिख देंगे। उससे क्या हुआ, आपका तो टाइम वेस्ट हो ही रहा है, प्लस आपने पेज भी दूसरे क्वेश्चंस का मार लिए। तो बेटर ये होगा कि आप डिसाइड करें कि 50 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को 5 to 6 पेज में लिखना है, प्लस उसको 25 to 30 मिनट में कंप्लीट करना है। और 25 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को 2.5 से लेकर के 2.5 पेज से लेकर 3 पेज के अंदर उसको कंप्लीट कीजिए, और उसका टाइम भी रख दीजिए मैक्सिमम 15 मिनट्स। क्योंकि अगर आप टाइम थोड़ा 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 हर क्वेश्चंस में एक्सटेंड करते जाएंगे तो लास्ट में आपके पास समय नहीं बचेगा, और वहाँ बहुत लास्ट में क्या होता है कि रश होने लगता है। इसकी वजह से आप बेटर वे में आप प्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे और मार्क्स भी आपके। और लास्ट में मेरा ये सजेशन होगा आप लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्रैक्टिस से काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगा, काफ़ी आपका आंसर्स इनरिच होगा। आपने जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स लर्न किया है, जो भी डायग्राम प्रैक्टिस किया है, जो भी थ्योरीज आपने याद किया है, वो सबको कैसे यूज करना है, ये तभी आप जान पाएंगे जब आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।